पाकिस्तान की तारीख की वाहिद खातून वजीर आजम जो कि 2 दफा प्राइम मिनिस्टर के ओहदे तक पहुंची। दोनों दफा वो अपनी टेन्योर पूरी ना कर सकी। उसकी वजूहात क्या है? दोनों दफा ओपोजिशन ने उनको काम करने ना दिया। इस कहानी के पीछे हकीकत क्या है? आइए हम डिटेल से देखते हैं। आप देख रहे हैं आप न्यूज चैनल। मैं हूं आपका होस्ट अमजद अता, और हमारे साथ हैं हमारी को होस्ट मिस सबा हदायत सबा। आज का टॉपिक डिस्कस कीजिएगा जी। जी सर, हम और सीरीज ऑफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पर बात कर रहे हैं और आज हम मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पर जो है ना उनके सेकंड टेन्योर पर बात करेंगे। आज हम बेनजीर भुट्टो साहबा के सेकंड टेन्योर के बारे में बात करेंगे। बेनजीर भुट्टो साहबा का सेकंड टेन्योर एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम थी। बल्कि इनके पास ये एजाज भी है कि ये इस्लामी दुनिया की पहली खातून वजीर आजम थी, और ये 2 दफा इस ओहदे तक पहुंची। अगर हम इनका पॉलिटिकल जर्नी के तौर पर देखा जाए तो बेनजीर भुट्टो साहबा को सपोर्ट मिली इनके फादर से। और इनके जी जी फादर पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड वजीर आजम थे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब के जी पास ये एजाज था कि वो पाकिस्तान के पहले इलेक्टेड वजीर आजम थे, और पीपल्स जी सर। पार्टी के फाउंडर भी थे और चेयरमैन भी थे। उनकी एग्जीक्यूशन के बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन बनी मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा। जब जी बेनजीर भुट्टो साहबा ने सियासत का आगाज किया, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इन्होंने वर्किंग शुरू की है, तो ये को चेयरपर्सन थी। जनरल जिया साहब का तूती जब सर चढ़ के बोल रहा था, उस वक्त जनरल जिया साहब के सामने जो पहला बड़ा नाम, पहली बड़ी पर्सनैलिटी खड़ी हुई, वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहब। सिंबल ऑफ डेमोक्रेसी और विमेन इंपावरमेंट का वो निशान थी। 2 दफा ये प्राइम मिनिस्टर रही, लेकिन दोनों दफा कंसेक्टिव इनके पास टेन्योर नहीं आया। पहली दफा 1988 से 1990, ये प्रोग्राम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। दूसरी दफा 1993 से 1996। ये पाकिस्तान की वो खातून हैं जिनको डॉटर ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, और ये नाम मोहतरमा साहबा के एक बुक का नाम है। जी 27 दिसंबर सन 2007 में रावलपिंडी में उनको असैसिनेट कर दिया गया, लियाकत बाग के जलसे से निकलते हुए। जी सर। पाकिस्तान के ये उन चंद नामों में से एक हैं जो कि ग्लोबल आइकनिक बन गई। जैसे कि मैडम तसाओ के म्यूजियम में जिन पाकिस्तानियों के मुजस्मे वहां मौजूद हैं, उनमें बेनजीर भुट्टो साहबा का नाम भी शामिल है। 1993 में इलेक्शन हुआ। हमने अपने लास्ट प्रोग्राम में मोइन कुरैशी साहब का जिक्र किया, जिन्होंने इलेक्शन करवाए थे। उस इलेक्शन में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन जीत कर आई, और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा प्राइम मिनिस्टर बन गई। पाकिस्तान की हिस्ट्री का ये जी वाहिद सर। इलेक्शन है जिसमें 2 पार्टी का सिस्टम मुतारिफ करवाया गया। पाकिस्तान में 2 बड़ी पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल एन, ये इलेक्शन जीतकर असेंबली जी में सर। आई। पीपल्स पार्टी जो है वह हुकूमत में चलेगी, और पीएमएल एन जो है ये अपोजिशन में चलेगी। इस इलेक्शन के रिजल्ट में एक खास खूबी ये थी कि पीपल्स पार्टी की सीट्स में और पीएमएल एन की सीट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था। हुआ ये कि पीएमएल एन से एक पार्टी टूटी, और उस पार्टी का नाम था पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोनेजो ग्रुप। जी सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोनेजो ग्रुप, जिसकी सरबराही हामिद नासिर चट्ठा साहब कर रहे थे। और जी पाकिस्तान मुस्लिम लीग जोनेजो ग्रुप ने पूरे मुल्क में 6 सीटें जीती। लोग उनको किंग्स पार्टी कहा करते थे। तो जोनेजो ग्रुप ने पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया,
तो यूं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीटें कुछ और बढ़ गई। जी जुनेजो लीग की ये शर्त थी, हामिद नासिर चट्टा साहब की ये शर्त थी कि मरकज में हम आपको सपोर्ट करेंगे, पंजाब हम्म। में पीपल्स पार्टी जो है वो जुनेजो लीग को सपोर्ट करेगी। ओके। तो पंजाब में जुनेजो लीग ने 18 सीटें जीती थी। पीपल्स पार्टी ने जुनेजो लीग के प्रोविंशियल हेड मियां मंजूर अहमद वट्टू साहब को वजीर आला के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया। तो वट्टू साहब बन गए वजीर आला और बेनजीर भुट्टो साहब ऊपर बन गई प्राइम मिनिस्टर। ठीक हो गया। अब ये फार्मूला ये तय पाया कि भट्टू साहब जो है वो वजीर आला तो होंगे, उनके प्रिंसिपल एडवाइजर फैसल साले हयात साहब होंगे, और ये एमएनए थे। एक एमएनए को मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब के प्रिंसिपल एडवाइजर बना दिया गया। और हम्म। सूबाई सबसे इंपॉर्टेंट जो महकमे थे वो फैसल साले हयात साहब के पास चले गए। तो यूं पंजाब में वजीर आला और मुशीर आला के दरमियान में क्लैश शुरू हो गई। यहां पर मैं अपने नाज़रीन को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, वो ये कि पीएमएलएन जो कि आज बार बार ये क्लेम करती है कि जी लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहिए, इससे मीशत की खराबी होती है या कोई मसला मसाइल होते हैं। तो मियां साहब अपने इस टर्न्योर में बाकायदा बेनजीर भुट्टो साहब के खिलाफ लॉन्ग मार्च भी करते थे। उन्होंने तहरीक निजात स्टार्ट की, ट्रेन मार्च भी किया, उन्होंने किया। और एक और हैरानकुन बात बताता हूं कि असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मियां साहब ने बिल्कुल शुरू में, ये जब टर्न्योर शुरू हुआ, तो असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा कि बेनजीर भुट्टो साहब ने हमारे खिलाफ लॉन्ग मार्च किया था, धरना दिया था, हम नहीं देंगे। हम्म। उस वक्त एक अकलियती रुकन जे सालिक ने जो स्पीच की थी, उन्होंने उसी असेंबली में खड़े होकर कहा था कि मियां साहब, आपने कहा कि आप लॉन्ग मार्च नहीं करेंगे, आपने कहा हम्म। आप धरना नहीं देंगे, मियां साहब आप लॉन्ग मार्च कर ही नहीं सकते। जय सालिक ने हम्म। असेंबली में खड़े होकर कहा, मियां साहब आपको पता है कि मई जून में लाहौर की सड़कों का टेम्परेचर क्या होता है, आप धरना दे सकते हैं? हम्म। उनके मुझे आज भी अल्फाज याद है, उन्होंने कहा था कि घी के डब्बे बांट कर वोट लेने वाले मियां साहब क्या जानते हैं कि हफ्स में टेम्परेचर क्या होता है? ओके मियां साहब आप धरना दे ही नहीं सकते, आप लॉन्ग मार्च देख। सड़क पे कर ही नहीं सकते। तो मियां साहब ने जो तहरीके निजात ऑर्गेनाइज की थी वो ट्रेन मार्च थी, और डेफिनेटली इनके लिए एसी वाले वहां पर स्लीपर जो है ना वो बुक किए गए। तो ठीक है। एक्टिंग प्रेसिडेंट उस वक्त वसीम सज्जाद साहब थे। तो वसीम सज्जाद साहब जब वापस जाने लगे तो जाहिर है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन करवाना था। तो बेनजीर भुट्टो साहब की काबीना में वजीर खारजा फारूक अहमद खान लगारी साहब। तो बेनजीर हम्म। भुट्टो साहबा ने फारूक अहमद लगारी साहब को ये ओहदा ऑफर किया कि जी आप प्रेसिडेंशियल इलेक्शन कंटेस्ट करें और आप प्रेसिडेंट बन जाए। तो फारूक अहमद लगारी साहब सदर पाकिस्तान के इलेक्शन जीत गए और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बन गए। पीपल्स पार्टी पे ये इल्जाम था कि पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन जो है ये लोग लेकर आए, और इसमें कोई शक नहीं कि भुट्टो साहब पाकिस्तान में नेशनलाइजेशन लेकर आए थे। तो लोग डरते थे हम्म। कि पीपल्स पार्टी फिर इलेक्शन जीत के कहीं पर नेशनलाइजेशन की पॉलिसी दोबारा अडॉप्ट ना करते। लेकिन बेनजीर भुट्टो साहबा जी ने प्राइवेटाइजेशन और लिबरलाइजेशन की पॉलिसी को कंटिन्यू रखा। पाकिस्तान में बिजली बनाने के कारखाने बेनजीर भुट्टो साहबा के इसी टर्न्योर में लॉन्च किए गए। हम्म। जो आईपीपीज के पहले एग्रीमेंट थे वो बेनजीर भुट्टो साहबा के इसी दौर में लॉन्च हुए। और पाकिस्तान में फर्स्ट विमेन बैंक भी स्टार्ट किया गया, और विमेन थाने भी स्टार्ट किए गए। पाकिस्तान के यूएस के साथ, यूके के साथ और मुस्लिम कंट्रीज के साथ ताल्लुकात बेहतर होने शुरू हुए। इन्होंने पॉलिसी बनाई कि हम उनसे ताल्लुकात बेहतर करेंगे, कश्मीर कॉज को इंटरनेशनली एडवोकेट किया जाए। बेनजीर भुट्टो साहब को जो चैलेंजेस दरपेश आए, भरपूर ऑपोजिशन पीएमएलएन की तरफ से, और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब इस वक्त ऑपोजिशन लीडर थे।
इन पर एलिगेशन लगाई गई करप्शन के और पावर का मिस यूज किया गया। और ये तमाम एलिगेशन जो हैं इनके हस्बैंड असफ अली जरदारी साहब पर लगाया करते थे। मियां साहब बेनजीर भुट्टो साहबा के दोनों अदबार में असफ अली जरदारी को मिस्टर 10% कह के बुलाया करते थे। इस दौर में एक और बड़ा काम वो ये हुआ कि फर्स्ट टेन्योर में उलमा इकराम की तरफ से ये फतवे लगाए गए कि औरत की हुक्मरानी नाजायज है। मौलाना फजल रहमान साहब जो कि इस फतवे लगाने में सबसे आगे थे, उन्होंने इस टेन्योर में बेनजीर भुट्टो साहबा को ज्वाइन कर दिया। और बेनजीर भुट्टो साहबा की तरफ से उनको वजारत भी नहीं मिली, उनको हम्म। कुछ ठेके मिले फॉसल फ्यूल्स को अफगानिस्तान पहुंचाने के लिए। फॉसल फ्यूल्स में पेट्रोल और डीजल शामिल, जिसकी बेस पर पीएमएलएन और खसूसन ख्वाजा आसिफ साहब की तरफ से मौलाना फजल रहमान साहब को मौलाना डीजल का लक़ब दिया गया। बेनजीर भुट्टो साहब के दोनों अदवार में कराची में सेक्टेरियनिज्म वायलेंस शुरू हो गया। हम्म। सेक्टेरियन वायलेंस में सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्टी थी वो एमक्यूएम थी। और बेनजीर भुट्टो साहब के वफाकी वजीर दाखिला रिटायर्ड मेजर जनरल नसीरुल्लाह खां बाबर साहब ने उस वक्त भरपूर ताकत का इस्तेमाल करते हुए कराची में अमन अमान को कायम करने की कोशिश की। और आज भी एमक्यूएम जो है वो ये क्लेम करती है कि उस दौर में उनके बेशुमार लोगों को मार दिया गया। बेनजीर भुट्टो साहब की एक टेंशन चल रही थी कि पंजाब में मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब जो है उन्होंने अपने पर तोड़ना शुरू कर दिया। और दूसरी टेंशन ये थी कि प्रेसिडेंट लगारी साहब के साथ भी उनके इख्तलाफात शुरू हो गए। जी सर। इन दिनों में मियां मोहम्मद नवाजी साहब की ईवान सदर में आमद भी हुई और प्रेसिडेंट लगारी साहब के साथ उनकी मीटिंग्स भी हुई। फारूक अहमद लगारी साहब ने बेनजीर भुट्टो साहब की हुकूमत 5 नवंबर 1996 में डिसॉल्व कर दी। इस मौके पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो है वो ये कहा करते थे कि अगर फारूक अहमद खान लगारी के होते हुए बेनजीर साहबा अपना टर्म पूरी ना कर सकी तो पाकिस्तान में टर्म पूरी करना इंतहाई मुश्किल हो, जो कि बाद आज तक सही साबित हो गई। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ही पुअर थी। इस बात का अंदाजा यूं लगाया जा सकता है कि बेनजीर भुट्टो साहबा के सगे भाई मीर मुर्तजा भुट्टो साहब की असैसिनेशन बेनजीर भुट्टो साहबा के इसी टेन्योर में हुई। और इससे अगली हैरानकुन बात यह है कि पुलिस कस्टडी में हो गई। गवर्नमेंट का ब्रेकडाउन, उसकी वजह यह है कि पंजाब में मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब जो हैं वो खुलकर इनके सामने खड़े हो गए। मैं यहाँ पर हम्म। अपने नाज़रीन को एक और इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ कि मशहूर एंकर और सहाफ़ी आफ्ताब इकबाल साहब मियां हम्म। मंजूर अहमद भट्टू साहब के इस टेन्योर में उनकी काबीना के मेंबर थे। और वो ओके। मियां मंजूर अहमद भट्टू साहब के मीडिया एडवाइजर के तौर पर काम करते रहे। उसके बाद हम्म। वो बेनजीर भुट्टो साहबा की स्पीचेस भी लिखा करते थे। बेनजीर भुट्टो साहबा के बाद कोई भी खातून इस लेवल पर नहीं पहुंची कि वो पाकिस्तान की खातून वजीर आजम बन सके। आज के हमारे वीलॉग का वक्त अख्ताम तक पहुंचता है। हम इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला सारी दुनिया के मुसलमानों की और खुसूसन पाकिस्तानी की तमाम मुश्किलात को आसान करे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।